Hi everyone, this is Santosh sir. Welcome back to my channel. And as per your request to make videos on IBO, so this is one of them. And actually, I didn't get much time because of my busy schedule. Anyway, I have prepared a few important questions and answers which can definitely help you in your tomorrow's exams. So let's start with the first question. But before that, I will request you to subscribe my channel and also ask your friends to subscribe too. Right? Okay. So let's start with the first question. What are the features of WTO, World Trade Organization? बार बार आता है क्वेश्चन एग्जाम्स में. इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, फंक्शंस जो भी आता है यू कैन राइट फ्रॉम दिस पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट्स को आप समझ लेते हो तो. फर्स्ट, टू मॉनिटर WTO ट्रेड एग्रीमेंट्स. इसके कुछ मेंबर्स हैं एंड ये सारे मेंबर कंट्रीज़ को उनके अंदर एक ट्रेड एग्रीमेंट्स हुआ है तो उनको मॉनिटर करना. एंड देन सेकंड, ट्रेड नेगोशिएशंस प्लेटफॉर्म. कोई भी कंट्री एक दूसरे के साथ में ट्रेड नेगोशिएशंस कर सकती है. सो इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर दैट. देन हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, राइट, ये तो समझ में आ जाती है. देन मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज. फॉर ईच कंट्री देर आर सम ट्रेड पॉलिसीज, तो उनको भी ये मॉनिटर कर सकती है. देन प्रोवाइड ट्रेनिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज कि हाउ टू डू इंटरनेशनल ट्रेड. Then cooperation with other international organizations like IMF, International Monetary Fund, UN, United Nations, like that. Okay. Then let's move on to the next question. And the question is, what are the factors influencing managerial decisions in international business? Right? Question तो समझ में आ गया होगा and इसका आंसर भी बहुत ईजी है. राइट? इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल मार्केटिंग स्टार्ट करने के पहले कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसको एक कंपनी कंसिडर करती है. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म. देन सम इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक उसका फंड अवेलेबिलिटी, देन इट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स इंटरनेशनल ट्रेड, तो वो सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाएंगे. देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. टेक्नोलॉजी कैसी है कंपनी के पास में एंड वो सब के बारे में आपको लिखना है. देन ह्यूमन फैक्टर्स, राइट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स. तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करती है बिकॉज वेन एवर ए कंपनी प्लान्स टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स अब्रॉड, तो वहाँ की कंट्री का कल्चर, एनवायरमेंट, ह्यूमन फैक्टर, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारी चीज़ों को उसको कंसिडर करना होता है. ठीक है. सो ऑल दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. Okay, let's move on to the next question. This is tariffs and non-tariff barriers in imports. ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है जैसा कि मैंने देखा है. एंड देख लेते हैं पहले टैरिफ बैरियर्स के बारे में. टैरिफ बैरियर्स रिफर टू ड्यूटीज एंड टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स. राइट, इम्पोर्ट जब करते हैं तो वहाँ पे जो टैरिफ मीन्स टैक्सेस और ड्यूटीज, जैसे कस्टम ड्यूटी हो गई. Right, and non-tariff barriers are they are quantitative and exchange control restrictions on imported goods. ठीक है. Then it attacks on the prices. अगर टैक्सेस वगैरह ज़्यादा अगर इम्पोज कर देते हैं तो प्राइस विल इंक्रीज. ठीक है. एंड इट अटैक्स ऑन द क्वांटिटी कि व्हाट इज द मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी इम्पोर्टेड. सो दैट इज नॉन टैरिफ बैरियर. थर्ड, रेस्ट्रिक्शंस आर इनडायरेक्ट. डायरेक्टली रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इनडायरेक्ट है. एंड हियर डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शंस. ओके, टैरिफ बैरियर्स दे ब्रिंग रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, वेयर एज नॉन टैरिफ बैरियर्स दे डू नॉट ब्रिंग एनी टाइप ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. देन टैरिफ बैरियर्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू बी इम्पोज्ड बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह का रेट वगैरह वो सब इम्पोज करने के लिए टाइम लगता है. एंड दे कैन बी डन एट एनी टाइम. Okay, tariff barriers are more transparent in nature, whereas non-tariff barriers are basically country specific कि particular country से कितना minimum माल आपको import करना है. Okay, let's move on to the next question. And this is the question, what is the role of ICC? यहाँ पे ICC क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हम लोग, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ICC. Okay, देखते हैं इसका रोल क्या है. ICC is the largest and most diverse business organization in the world. They work with
or in collaboration or in partnership with WTO and UN. And the main object is to promote international trade and commerce across the nations, and it is composed of very expert committees and professionals. It frames policies, rules, and also it settles the disputes which arises during international trade. And what are the main functions? Promoting international trade, providing finance, especially to the developing countries. Then global economic integration, sustainable growth, growth, but you should also sustain it for some future. Then it also provides employment opportunities to the people in the developing countries. Okay, right. Then let's move on to the next question. And this is most favored nation, MFN. Right? Now, MFN, actually it is a status, right? It is a status, it's a economic position by which a country enjoys the best trade terms by its trading partner. Okay? It receives benefits like low tariff, few trade barriers, highest import quota, like that. And there are 164 members of WTO who receive MFN, and developing countries don't have access to this status generally. It gives access to a large market and low export cost. A very good example is, जैसे कि for example America. So America, it favors all European nations. ठीक है, तो यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए थोड़ी सी सब्सिडी उनको मिलती है जब वो अमेरिका से कोई ट्रेड करते हैं. तो लाइक दैट दे आर ऑल मोस्ट फेवर्ड नेशन, जहाँ पे वो लोग एक ग्रुप बना लेते हैं. एंड उनके बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो वो बहुत फ्री होता है एंड प्रॉफिटेबल. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. It refers to spread of technology around the globe. Technology transfers from generally the developed countries to developing countries. And a few examples of technology globalization are growth of multinational technology corporation, mobile banking, mechanization of manufacturing, and media globalization. Okay, so all these are important types of टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन. एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? जैसे कि हम लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट, ईजियर इंटरनेशनल ट्रेड. ये भी ईजी है, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. देन वन वर्ल्ड इकोनॉमी. दैट मीन्स दुनिया छोटी हो गई है ड्यू टू टेक्नोलॉजी. सो दिस इज इन दैट सेंस. देन इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज. It reduces poverty, then faster technological innovations for the developing countries especially. Okay, then the next one is types of environment. ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग थोड़ी देर के बाद में करते हैं. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी फॉर BOP. BOP स्टैंड्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट. देखते हैं फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों में क्या फ़र्क है, कैसे अफेक्ट करते हैं BOP को. Generally, fiscal policy is determined by the government, but monetary policies are all made by RBI, the Central Bank of India. Okay, and in fiscal policy, taxes and the government revenue, it includes all these things. But in monetary policy, it includes interest rates, basically. And then in fiscal policy, there is a limited impact on international trade, whereas in monetary policy, it affects BOP, because BOP is all about international trade, balance of payment, the difference between the export and import. Okay, and then there is no specific target in fiscal policy, whereas monetary policy are all target oriented. Okay, they are formed for a specific target. Okay, in fiscal policy, it affects the government budget and borrowings, whereas monetary policy affect the exchange rates, and which again directly affect the BOP. Okay, now fiscal policy, it has two sides, such as income and expenditure. Income, that means revenue and public expenditure. But monetary policy, it depends on the demand and supply of money.
ठीक है। अगेन इस ये भी डिपेंड करता है आपका इंपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट कितना है। एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली द डिमांड विल इंक्रीज। अगेन द मेन टूल्स इज बजट फॉर फिजिकल पॉलिसी। जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो बजट में पेश करती है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी द मेन टूल्स आर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एक्सेट्रा। Okay, so let's move on to the next one. FTA, that is Free Trade Agreements. It is an agreement between two countries to reduce the barriers on international trade. Easy point है। कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद में फ्रेंड्स यू कैन एक्सपैंड विथ योर नॉलेज। सब बहुत ईजी है। हम लोगों ने जो भी चीज़ बनाया है दे आर ऑल ईजी। ओके, ट्रेडर्स कैन बी ट्रेड कैन बी डन विथ लिटिल और नो गवर्नमेंट टैरिफ्स, कोटाज, सब्सिडीज और रेस्ट्रिक्शंस। इसीलिए इसका नाम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। देन इट एलिमिनेट्स ऑल बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर्स। सो लाइक दैट कुछ और पॉइंट्स आप लोग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज TOT, दैट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम्स में स्ट्राइक करता है। देखते हैं ये चीज़ क्या है। इट इज़ अ रेशियो बिटवीन अ कंट्रीज एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड इट्स इम्पोर्ट प्राइसेस, राइट। TOT measures the economic health of a company or a country. An increase in TOT means export prices have gone up and vice versa. And TOT is generally affected by the availability of goods and services for trade, the size and quality of goods, terms of trade between the countries. So like that. Okay, then let's move on to the next one. GTPN. Again, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, शॉर्ट नोट्स में भी काफ़ी टाइम आता है। GTPN का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क, एंड इट वाज अ प्रोजेक्ट डेवलप्ड टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, ये UNCTAD ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने GTPN को लॉन्च किया था, राइट। और मेनली इसका मेन ऑब्जेक्ट है टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इट वाज डिजाइंड टू हेल्प स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस इन इंटरनेशनल ट्रेड। Okay, and it covers around 140 trade points in 80 countries. It stimulates the exchange of large number of electronic trade opportunities, which are also termed as ETO, and its object is to simplify trade procedures, right? Okay, next question देखते हैं। EDI, Electronic Data Interchange, ये भी बहुत important concept है। Nowadays it is gaining a lot of popularity. It is a process by which a company sends information to other companies electronically rather than with the paper. And the common documents which are done through EDI are, invoices, bills, or purchase orders, or sales orders, tenders. So like that. Then it standardizes the information and saves time, money and resources. पेपर सेव करता है बहुत सारा, बिकॉज कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी होती है वो निकल जाती है। एंड इट ऑल्सो मिनिमाइजेज द मैनुअल वर्क एंड मैन पावर रिक्वायरमेंट भी कंपनी का काफ़ी सारा सेव हो जाता है यहाँ से। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिला इनके आंसर्स के लिए। एनीवे यू कैन ट्राई। फर्स्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, IFC, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है। GATS, GATS, इसके ऊपर भी हमेशा आता है। वर्ल्ड बैंक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, देन फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्वेश्चन नंबर 7 पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड देन रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, लास्ट के 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके फाइन, थोड़े से फ्रेंड्स कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो हियर वी आर विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट हाउ डू इकोनॉमिक डोमेस्टिक, फॉरेन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट विच इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल ट्रेड। तो मैंने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, दैट इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू डोमेस्टिक, फॉरेन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। एंड डोमेस्टिक एनवायरनमेंट जो हमारी कंट्री में हो रहा है, फॉरेन एनवायरनमेंट इसके अंदर जोग्राफिक कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, तो ऐसे बहुत सारे एनवायरनमेंट्स हैं जो हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एंड देन ग्लोबल एनवायरनमेंट,
ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन, ये दोनों के जितने भी फैक्टर्स हैं इसमें कंबाइन करने से वी गेट ग्लोबल एनवायरनमेंट। एंड बेसिकली ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर जैसे ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे WTO, IMF, UNCTAD, ठीक है, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? ओके, तो इस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना है। देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा हुआ है। सो जैसे इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ ग्लोबल बिजनेस पोटेंशियल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन द इनकम ऑफ द पीपल, देन एक्सपेंडिचर पैटर्न के लोग कैसे खर्चा करते हैं, हाउ डू दे स्पेंड, हाउ मच दे स्पेंड, ऑन व्हाट कमोडिटीज दे स्पेंड। सो ये सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम लोग लिख सकते हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर ही इसका फैक्टर है। एंड अगेन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हम लोग उसी का दूसरा पार्ट है फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट जनरली इट रिफर्स टू द साउंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंट्री एंड विथ फेवरेबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, ठीक है। बेसिकली ये गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर है। जैसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट को कंसीडर करते हैं, दे आर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मैंने अभी अभी आपको बताया इसके बारे में, कमर्शियल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ एंड BOP। तो इनके बारे में आप 2-2, 3-3 लाइन लिखकर आप एक्सपैंड कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो हो सकता है आपको हेल्प करें कल के एग्जाम्स के लिए। द वर्ल्ड बैंक, previously it was known as International Bank of Reconstruction and Development, IBRD, and it came into existence not only for the immediate relief and reconstruction of the economies after the world wars, ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज किया गया वर्ल्ड बैंक में, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसके मेन फंक्शंस में आ जाते हैं। तो ये बेसिकली दिस 5 इश्यूज़ को कंसिडर करती है। द पर्सपेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट इन पीपल, देन हेल्थ, न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर्स। तो ये सारे हम लोग वर्ल्ड बैंक में इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड ये भी कुछ हैं जैसे टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम टू वर्ल्ड बैंक, इसके अंदर भी हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। ओके, राइट फ्रेंड्स, उसके आगे हम लोग चलते हैं। जैसे मैंने कुछ और देर आर बेसिकली 3 मेजर रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स सच एज इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इन बैंक्स के बारे में लिखना ही पड़ेगा। जैसे इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, in short it is known as IADB, and it is the earliest of the regional development banks and has 46 member countries which include not only South America but also developed countries like America and European countries. Okay, and basically it lends to government, public, private entities, basically loan वगैरह provide करती है for international trade. Like that Asian Development Bank, यहाँ पे एशिया में जो कंट्रीज़ हैं उनको फिनांस प्रोवाइड करती है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन द वीडियो एंड आई होप ऑल दीज सजेशंस विल वर्क फॉर यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।